हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और एग्ज़ाम स्टडी। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कहाँ से ये टर्म आई, कैसे कैसे इसका पूरा हिस्ट्री में आज आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन से ऐसे मामले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री में रहे हैं जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे स्ट्रक्चर को ही बदल के रख दिया। यानी कि ऐसी कुछ अवधारणाएँ थी जिसको पूरी तरह से बदल के रख दिया। देखिए, यानी कि जब आपका 26 जनवरी 1950 में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो देखिए इसके बाद इसमें बहुत सारी ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस थी, बहुत सारी ऐसी अनकम्पैटिबिलिटीज़ थी जो ये पहले से ही तय था कि आने वाले फ्यूचर्स में देखने को मिल सकती थी। ऐसा ही एक मामला 1951 में, देखिए 1950 में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से लागू हुआ और 1951 में एक मामला सामने आता है शंकरी प्रसाद मामला। ठीक है, शंकरी प्रसाद केस। अब देखिए क्या होता है इसमें, कुल मिला के मामला ये था। ठीक है, फैक्ट्स अगर आप देखोगे, एक तो राइट टू प्रॉपर्टी जो कि एक फंडामेंटल राइट था। राइट टू जो प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी जो कि क्या था, फंडामेंटल राइट था, उसको यहाँ पे चैलेंज किया गया। और उसके बाद एक और इसमें टर्म सामने आई, पार्लियामेंट अमेंडमेंट आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368। अब देखिए पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट का अधिकार है। पार्लियामेंट आपका अमेंडमेंट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी, वो आर्टिकल 13 में है। यानी कि अगर कोई ऐसा अमेंडमेंट सामने आता है जो कि एक लॉ नहीं माना जा सकता, उससे आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग यहाँ पे लॉ की डेफिनेशन दी गई है। यानी कि देश के अंदर बनने वाले लॉज जो पहले एक बिल के रूप में आते हैं, फिर आपके पास होते हैं बिल, देयर आफ्टर वो आपके लॉ बनते हैं, एक प्रोसीजर उसका रहता है। तो जो आर्टिकल 13 है वो बताता है कि लॉ क्या है और कौन से एक्सेप्टेबल है और किसे डिस्कार्ड किया जा सकता है। अब उसके बाद बात आती है आर्टिकल 360। यहाँ पे पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो अमेंडमेंट कर सकती है। और मामला आया है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। अब देखिए क्या होता है, शंकरी प्रसाद मामला का जब जजमेंट आया उसमें ये बताया गया कि जो पार्लियामेंट है वो अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है, जो पार्लियामेंट है वो आपका अमेंडमेंट कर सकती है, चाहे वो कोई भी लॉ हो उसमें अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर सकती है। ये बोला गया शंकरी प्रसाद मामला, जो आपका कब सामने आया है, 1951 के। इसके बाद एक और मामला सामने आता है, वो है सज्जन सिंह केस। देखिए इसमें जो आपका शंकरी प्रसाद जो केस आया 1951 में, उसमें ये बोला गया कि जो पार्लियामेंट है उसके पास ये पावर है कि वो अमेंडमेंट कर सकती है इवन इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कि फंडामेंटल राइट्स के केस में भी पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है। यानी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, आपसे प्रॉपर्टी छीन सकती है, अमेंडमेंट की हेल्प से ये काम हो सकता है। ये सामने बात आई शंकरी प्रसाद केस 1951 सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था। अब उसके बाद सज्जन सिंह केस आता है 1964 में। उसमें भी यही बात कही जाती है कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स है
उसमें अमेंडमेंट हो सकता है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है। ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि फंडामेंटल राइट्स, इसमें आपका अमेंडमेंट हो सकता है। ठीक बात है। उसके बाद एक और मामला सामने आता है जो कि 1967 में आता है, वो है गोलकनाथ केस, जो कि आपका 1967 में आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या जजमेंट आता है। इसमें ये बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें ये बोला जाता है कि जो आपके फंडामेंटल राइट है, ठीक है, वो आपके अनम्यूटिव है। अनम्यूटिव का मतलब है उसमें आपका कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो सकता। ये बात बोली गई गोलकनाथ केस के अंदर, यानी कि पार्लियामेंट के पास भी कोई अधिकार नहीं है कि आप फंडामेंटल राइट में आप अमेंडमेंट करिए, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। ये बात कही गई किसमें? गोलकनाथ केस में। तो इस तरह से अब एक इसमें तनाव की स्थिति सामने आई, जो कि थी जो पहले जजमेंट आए, जो कि आपका एक तो शंकरी प्रसाद केस, जो कि आपका शंकरी प्रसाद केस 1951 में हुआ, और सज्जन सिंह उसको अगेन चैलेंज किया पार्लियामेंट में। अब देखिए यहाँ पे जो कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है, यहाँ पे जो कॉन्ट्राडिक्शन हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्ट्री में, जो स्टार्टिंग ईयर्स थे आपकी आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो स्टार्टिंग ईयर्स थे उसमें कॉन्ट्राडिक्शन चली पार्लियामेंट के जो हाउसेज है और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। वहाँ से जो जजमेंट आए और पार्लियामेंट अगेन उसको चैलेंज करती है कि भाई जो गोलकनाथ वाला मामला है, इसमें ये बोला गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये जजमेंट दिया है कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें आप कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते, लेकिन शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह का जो जजमेंट है उसमें तो ये कहा गया कि भाई जो फंडामेंटल राइट है और पार्लियामेंट के पास ये पूरी शक्ति होगी कि वो फंडामेंटल राइट में भी आपका अमेंडमेंट कर सकती है। तो यहाँ पे एक तो कॉन्ट्राडिक्शन चली पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, और दूसरा है आपका आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368। यानी कि आर्टिकल 13 आपका कहता है कि कौन से आपके जो लॉज एक्सेप्टेबल है, और ये आपका पावर टू अमेंड एनी लॉ, ठीक है, किसी भी लॉ को अमेंड कर सकते हैं, आर्टिकल 368 ये कहता है। तो उसके बाद एक और मामला सामने आता है, वो आता है 24 अप्रैल 1973, जजमेंट ऑफ, यहाँ पे आपका जजमेंट आता है केशवानंद भारती केस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसने पूरे के पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक पूरी भरी भाषा थी उसको बदल के रख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बात एक्सेप्ट की कि पार्लियामेंट के पास ये पूरी शक्ति है, पावर है टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का पूरा राइट है किसके पास? पार्लियामेंट के पास। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे, एक टर्म इसमें ऐड की गई, एक डॉक्ट्रिन इन द टर्म्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ डॉक्ट्रिन इज इन्वॉल्व, जिसमें ये बोला गया कि only those amendments are acceptable which do not alter the basic structure। यहाँ से आया है आपका बेसिक स्ट्रक्चर, which do not alter the basic structure of इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर ना करे, उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। ये बात सामने आई
केशवानंद भारती केस के जजमेंट। अब देखिए उसके बाद बहुत सारे ऐसे मामले आए 1975 अगेन आपका इंदिरा नेहरू गांधी जो मामला आया, इंदिरा नेहरू गांधी केस, ये उसके बाद आया। ठीक है, मिनेर्वा मिल्स, ठीक है, मिनेर्वा मिल्स मामला सामने आया 1980 के अंदर। तो इन केसेस के अंदर जो आपकी एक तनाव की स्थिति बनी हुई थी, इंडियन जो पार्लियामेंट है और जो कि आपकी पार्लियामेंट है और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक तनाव की स्थिति बनी। उसके बाद पार्लियामेंट ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो 42nd अमेंडमेंट हुई। वैसे तो इन मामलों के बीच में आपको एक 70th अमेंडमेंट हुई, ठीक है, 24th अमेंडमेंट हुई, ठीक है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट इसमें सामने आया 42nd अमेंडमेंट, 42वां जो आपका संशोधन हुआ 1976 में। वहाँ पर जो आपकी पार्लियामेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप लोग, वहाँ पे जो आपका जो पार्लियामेंट है, जो कि आपका पार्लियामेंट है, उसमें ये बात कही कि इसके पास पूरी की पूरी पावर्स होंगी अमेंडमेंट की। इस 42nd अमेंडमेंट में पार्लियामेंट का ये दावा था कि अमेंडमेंट की पूरी पावर होगी और इसमें कोई भी क्वेश्चनिंग, ये इसमें सबसे बड़ी टर्म्स थी, क्वेश्चनिंग कोई भी इसमें नहीं कर सकता है। इवन इन द सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता है, कोई भी इसमें कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी। और इसमें आपका जो सीधा हनन हो रहा था वो था आपका जुडिशियल रिव्यू। जो जुडिशियल रिव्यू था, जो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, यहाँ पे पूरी तरह से डिस्कार्ड हो रहा है। तो उसके बाद मिनेर्वा मिल्स मामला जो कि आपका 1980s में आया, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अगेन ये घोषणा की कि जो पार्लियामेंट है उसकी शक्तियाँ सीमित है, जो पार्लियामेंट है उसकी लिमिटेड पावर्स है, कुछ सीमित शक्तियाँ हैं अमेंडमेंट करने की, ठीक है, अमेंडमेंट करने की उसकी सीमित शक्तियाँ हैं, यानी कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि संविधान के अंदर देखिए, इसके बाद जो पार्लियामेंट के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, उसमें ये कहा गया कि एक तो जुडिशियल रिव्यू, जो कि आपका क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है, जो कि आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसका ये ऑर्डर था कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेड पावर्स होंगी, और ऐसा कोई भी अमेंडमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगा जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर करे, ठीक है, विच अल्टर्स द बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये आया है जजमेंट 1980 में, मिनेर्वा मिल्स मामला। तो ये था आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि कैसे कि पूरा का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर की जो टर्म है सामने आई, जो कि आपका 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती केस यहाँ से सामने आती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या मामला है, कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी हैं, ठीक है। तो
ये था आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि एट प्रेजेंट, अभी अगर हम प्रेजेंट कंडीशन की बात करें, अगर हम प्रेजेंट कंडीशन की बात करें कि अभी क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो प्रेजेंट कंडीशन ये है कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है, अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर सकती है, लेकिन जो कि वही अमेंडमेंट आपके एक्सेप्टेबल होंगे जो कि आपके बेसिक स्ट्रक्चर को, जो कि आपके बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर ना करे, बस अल्टर ना करे। ठीक है, तो ये आपकी प्रेजेंट कंडीशन है। और बेसिक स्ट्रक्चर में आपके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, जिसमें आपकी सुप्रीमेसी है, ठीक है, राइट, इक्वलिटी है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, ऐसी बहुत सारी टर्म्स आपकी बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। उन सभी का ध्यान रखना होता है। तो आई होप आपको सब समझ आ गया होगा कि कैसे आपका केशवानंद भारती, गोलकनाथ केस, शंकरी प्रसाद मामला और जो आपका मिनर्वा मिल्स केस था, और कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो पार्लियामेंट, जो आपकी हाईएस्ट पावर, पीक पावर अपना दिखाने की कोशिश कर रहा है, कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में केसेस की वजह से पूरा का पूरा इमेज बदल के रह गया। आई होप आपको समझ आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड कोई भी डाउट रहता है तो अगर गलतियाँ हुई हो तो उसे माफ़ करें, ठीक है। तो इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।